आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो थोड़े से जबरदस्त क्वेश्चन होंगे और जिसमें आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड, मगध से रिलेटेड और कुषाण वंश से रिलेटेड एंड गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड, तो इन सारों को मैंने कवर करने का प्रयास किया है। कुछ क्वेश्चन डाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत बेहतर और अच्छे हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे जो हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ मैं आप सभी को, और आज का बिल्कुल राधे राधे बेटा, बहुत बहुत स्वागत है जयसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए संध्या जी बहुत स्वागत है बेटा, आपका भी बहुत स्वागत बेटा। भारत सिंह नमस्कार नमस्कार। जल्दी से सभी लोग आ जाओ भाई, सेशन जो होगा बिल्कुल झमाझम होगा। सेशन कैसा होगा? बिल्कुल झमाझम होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे बारिश होती है ना झमाझम, ऐसे ही बारिश होने वाली है। किसकी होने वाली है बारिश? प्रश्नों की। किसकी होने वाली है? प्रश्नों हो रही है यार। वो बारिश तो पानी है और इस बारिश में प्रश्नों की बारिश है। झमाझम झमझम झमाझम। क्या भैया? झमाझम झमझम झमाझम, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आ जाइए जल्दी से और आंसर करने की कोशिश करने लगिए। मैं अपने आप को स्क्रीन पर सेट कर दूं तब तक। बिल्कुल सेटिंग डन फ्रॉम माय साइड। पहला क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद इलाहाबाद शिलालेख में किसकी उपलब्धियों को दर्ज किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इनका समय 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। क्या था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था, पहली बात। दूसरी बात, ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनके दरबार में मेगस्थनीज नामक राजदूत था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो बता दीजिएगा। ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक भाषा में लिखी थी। दूसरी बात, इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त के समय लिखा गया था। जो लिखने वाला व्यक्ति है उसका नाम है हरिसेन। क्या नाम है? उसका नाम है हरिसेन। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी लोग याद भी रखिएगा। जल्दी से बताओ यस और नो, यस और नो माय डियर, जल्दी से बताने सभी प्यारे बच्चे। बोलो बोलो, घबराओ नहीं भाई, जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा अगली बात सुनिएगा। हरिसेन ने लिखा था, इसी में समुद्रगुप्त की सारी उपलब्धियां बताई। जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा गया। बोलो यस और नो। समुद्रगुप्त को ही क्या कहा गया है? इनका वास्तविक जो नाम था वो काच था। क्या नाम था? काच। समुद्रगुप्त ने एक उपाधि ली थी जिसे कहते हैं कविराज।
कविराज की उपाधि दी थी समुद्रगुप्त ने। यही वो समुद्रगुप्त हैं जिनके समय में सर्वाधिक गरुण मुद्रा जारी की गई थी, जो सोने की बनी होती थी। गोल्ड कॉइन्स थे, सोने की मुद्रा थी। बोलो, समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या नाम दिया गया है मेरे प्यारे भाई? लिच्छवी दौहित्र कहते हैं। बोलो, मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बता दें। लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, जल्दी से बोलें। इतना बात सभी को क्लियर? तो समुद्रगुप्त से संबंधित कुछ बातें आप लोग जान पाए कि नहीं? अब मैं आपसे एक और बात करूंगा। समुद्रगुप्त जो था उसने एक उपाधि ली थी जिसे कहते थे विक्रमांक। कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमांक की उपाधि ली थी। समुद्रगुप्त को ही, ध्यान रखिएगा, सिक्कों में एक नाम और दिया गया है, अप्रतिरथ नाम दिया गया है समुद्रगुप्त को। कहां पर? बोलो भैया, सिक्कों पर। अच्छा, बिल्कुल। लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या होता है? लिच्छवी की बेटी का बेटा, डॉटर सन ऑफ लिच्छवी। क्या बोलते हैं? लिच्छवी की बेटी का बेटा, लिच्छवी की बेटी का बेटा। ठीक है, लिच्छवी की बेटी का बेटा। जल्दी से बता दो, यस और नो। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों, इतना मुद्दा क्लियर कि नहीं? जल्दी से बता दें। बहुत ही जबरदस्त, शाबाश मेरे शेर, बहुत जबरदस्त। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है किरण जी, बहुत बहुत स्वागत सभी का। अब बात करेंगे विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य कौन है बेटा? यहाँ पे विक्रमादित्य का मतलब है चंद्रगुप्त सेकंड से। चंद्रगुप्त सेकंड, और चंद्रगुप्त सेकंड का मतलब क्या हुआ? ये समुद्रगुप्त का बेटा था। समुद्रगुप्त का बेटा था। बोलो यस और नो। जो समुद्रगुप्त था उसका बेटा या उसका उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद भी रखिएगा। बोलो जल्दी से, कितना मुद्दा क्लियर है? चलिए आगे मैं बढ़ूंगा स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त वही है जिसके समय में कहते हैं सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया। क्या किया गया? पुनरुद्धार किया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद रखिएगा। बोलो, मुद्दा क्लियर सभी को कि नहीं? जल्दी से बताओ, मुद्दा क्लियर सभी को कि नहीं? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आंसर भी पता चल गया और इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पता चल गए होंगे जितने बन सकते हैं। अगला आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था? Which of the following Gupta ruler built Nalanda University? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त फर्स्ट। जल्दी से बताएं क्या सही आंसर होगा। सही आंसर कई लोगों ने दिया है लेकिन कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी दिया है। तो जिसने सही दिया है वो सभी लोग बहुत बढ़िया, झमाझम।
और जिन्होंने आंसर गलत दिया है उन लोगों के लिए झमाझम नहीं होगा भाई, ठीक है, क्योंकि गलत आंसर में झमाझम कैसे हो सकता है। अब आपकी तरफ चलता हूं मैं, देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो था, अगर मैं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करूं, किसकी बात करूं, नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो कहते हैं उसे कुमारगुप्त ने स्थापित किया था। और कुमारगुप्त अपने आप को कुमारगुप्त प्रथम लिखता था। क्या लिखता था, कुमारगुप्त प्रथम लिखता था। यह विश्वविद्यालय बिहार में स्थापित किया गया था, ठीक। और यही विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था, सबसे बड़ा केंद्र था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली बात क्या आती है वो भी सुनिए। कुमारगुप्त जो उत्तराधिकारी था वो किसी और का नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी था। वही चंद्रगुप्त सेकंड जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं। स्कंदगुप्त की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं चंद्रगुप्त सेकंड की बात करूं तो इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया है। क्या कहा गया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा गया है। साथ ही साथ में इन्होंने शकों को हरा दिया था। जो शक राजा थे, जो शकास थे, उनको इन्होंने क्या किया था बेटा, डिफीट कर दिया था, डिफीटेड हरा दिया था। और हराने के बाद ध्यान रखिएगा, हराने के बाद अगर मैं आप सभी से बात करूं तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने एक टाइटल लिया था जिसे विक्रमादित्य कहा गया था। और इसके बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे। कौन से, चांदी के सिक्के जारी किए थे। और इन सिक्कों को कहा जाता है रुपायका। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, रुपायका के नाम से जाना जाता है। आई थिंक सो आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी और आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। क्या मैं इतनी बात क्लियर समझूं आप सभी से, जल्दी से बताएं आप लोग, क्या इतनी बात मैं क्लियर समझूं आप सभी से, जल्दी से बताइए, यस और नो। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल झमाझम आंसर आता हुआ आप सभी लोगों का, बहुत बेहतरीन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट ये किसका उत्तराधिकारी था, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था या सक्सेसर था। दूसरी बात कि चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे इन्होंने ही शुरू किया था गुप्त संवत, या आप कह सकते हो गुप्त एरा, गुप्ता एरा की जो शुरुआत की गई थी, गुप्त संवत की जो शुरुआत की गई थी वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी 319 ईस्वी में। कब की गई थी, 319 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है। अब बात आती है, एक और प्रश्न बनता है आप सभी के एग्जाम में कि सर ये बताइए चंद्रगुप्त प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी थी। इन्होंने एक उपाधि ली थी महाराजा, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि ली थी, ये टाइटल लिया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और मैं आपको बता दूं इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया।
और जब इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इन्होंने सिक्के जारी किए जिनका नाम दिया राजा और रानी प्रकार के सिक्के, किंग एंड क्वीन। क्या मैंने बोला? किंग एंड क्वीन, किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ क्वाइंस, किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ क्वाइंस नाम दिया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद भी रखिएगा। तो राजा और रानी प्रकार के सिक्के, राजा और रानी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। बोलो मेरे दोस्त, मुद्दा क्लियर की नहीं? जल्दी से बताओ, सभी लोग बता दें एक बार, मुद्दा क्लियर की नहीं सभी को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके दरबार में आयुर्वेदाचार्य कौन थे। तो सबसे पहले मैंने आयुर्वेदाचार्य को बताने से पहले मैंने आप सभी को यहाँ पर उनके दरबार में रहने वाले नवरत्न ही बता दिए। तो आयुर्वेदाचार्य जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, तो कौन कौन से थे ये 9 बता दिए। कालिदास, वारामिहिर, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, वररुचि, घटकप्रक और छपड़क। ये आपके 9 लोग थे जो इनके दरबार में नवरत्न के रूप में तैनात थे या विद्वान थे, एक तरीके के स्कॉलर थे। इसमें से जो आयुर्वेदाचार्य थे वो धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी थे। जो कालिदास थे मेरे प्यारे दोस्तों, जो कालिदास थे ये बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे और इनके द्वारा लिखी गई कुछ साहित्यिक रचनाएं जैसे रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम और विक्रमो उर्वशीयम, आप और भी लिख सकते हैं, मेघदूतम भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके की जो कृतियां थी वो सारी की सारी इन्होंने लिखी थी। मेघदूतम भी आप लिख सकते हैं, मेघदूतम। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और याद भी रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बता दी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय वाला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए बेटा। नम्रता, नालंदा विश्वविद्यालय ये लो, नालंदा विश्वविद्यालय ये रहा, ये रहा। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, परेशान नहीं होइए, ये रहा आप सभी के सामने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो स्थापित किया था कुमारगुप्त ने। देखो लिखा तो है कुमारगुप्त, लिखा नहीं है। देखो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने स्थापित किया था। ठीक है, और इन सबका एक्सप्लेनेशन भी हमने बता दिया। देखिए मुझे सुनिए बहुत गौर से, आंसर तो क्वेश्चन का मिल ही जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखा गया। हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक नहीं लिखा था ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट रोड बाय द हर्षवर्धन। तो अब अगर हम बात करें तो पहला है नागानंद, दूसरा है रत्नावली, तीसरा है प्रियदर्शिका और चौथा है मुद्रा राक्षस। तो मैं आप सभी को बता दूं ये तीनों के तीनों जो नाटक हैं, ड्रामे हैं, ये हर्षवर्धन ने ही लिखे थे। किसने लिखे थे? हर्षवर्धन ने ही लिखे थे और ये संस्कृत नाटक थे, संस्कृत नाटक थे या ड्रामा थे। बात क्लियर? अब अगर मैं मुद्रा राक्षस की बात करता हूं तो मुद्रा राक्षस जो है बेटा वो आप सर आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल है। अंकिता जी आप एक बार लीव कर दीजिए मीटिंग को, दोबारा ज्वाइन करिए, स्क्रीन आपको आ जाएगी। एक बार आप लीव कर दीजिए और दोबारा ज्वाइन करिए, स्क्रीन आ जाएगी। प्लीज डोंट राइट ऑन स्क्रीन। संध्या गुप्ता ये लो, अब आपके पास से पेन चलाने का राइट चला भी गया। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो लिखा था वो लिखा था विशाख दत्त ने। किसने लिखा था मेरे प्यारे दोस्त? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था। और विशाख दत्त ने एक और लिखी थी, देवी चंद्रगुप्त। देवी चंद्रगुप्त को भी विशाख दत्त ने ही लिखा था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद रखिएगा। अब आप कहते हैं कि देवी चंद्रगुप्त में क्या है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कथाओं को बताया गया है। ठीक, एक पुस्तक और है आप लोगों ने शायद सुनी हो,
मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम बहुत फेमस पुस्तकों में से एक मानी जाती है मृच्छकटिकम। ये जो लिखी गई थी, ये लिखी थी शूद्रक ने। ये लिखी गई थी किसके द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों? शूद्रक के द्वारा इसे लिखा गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा और इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसमें बेसिकली जो मृच्छकटिकम है, इसमें ब्राह्मण चारुदत्त और गणिका बसंत सेना की कहानियां हैं। किसकी किसकी हैं? देवी चंद्रगुप्त, देवी नहीं है, देवी चंद्रगुप्त है, ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, देवी जो थी, देवी पत्नी थी अशोक की, लेकिन ये जो है इसकी कथा है, पुस्तक साहित्य का नाम। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। शूद्रक, शूद्रक जो है, हाँ शूद्रक बता दिया, शूद्रक बिल्कुल तो साहित्य की तरह काम करते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से पाल वंश का संस्थापक कौन था? Who among the following was the founder of the पाल डायनेस्टी? जो पाल डायनेस्टी है उसका संस्थापक कौन हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है धर्मपाल, ऑप्शन बी कह रहा है देवपाल, ऑप्शन सी कह रहा है गोपाल, और मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी कह रहा है क्या? बोलो जल्दी से, सिंह विष्णु। साधना गुप्ता क्या कुछ पूछना चाहती हैं बेटा? साधना गुप्ता, काजी, हेलो जी बताइए। हेलो, एक एक लोग मेरे से बोलिए। मैसेज नहीं हो रहा है सर। क्या कह रहे हैं? मैसेज नहीं हो रहा है मेरे से टाइप। मैसेज टाइप नहीं हो रहा है? हाँ, मेरी आपके स्क्रीन आ पास रही है? सेंड नहीं हो रहा है। मेरे पास सेंड नहीं हो रहा है तो बेटा आपकी तो इसमें आ रही कुछ है सर्वर। हाँ आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों हाँ चीजें हो सर, रही हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ लीजिए। हाँ हो रही हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि इसमें इशू आ रहा होगा, कुछ टेक्निकल इशू है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा बेटा। ठीक है, ये कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, इसीलिए क्लास भी दिक्कत कर रही थी। ठीक, तो जिसके पास मेरी आवाज और स्क्रीन पहुंच रही है वो सफिशियंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि फिलहाल में मेन टारगेट है पढ़ना, मेन टारगेट आपकी आवाज सुनाई दे जरूरी नहीं है, या आप दिखाई दे जरूरी नहीं है। आपके पास मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन जा रही है वो बहुत है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर क्लास भी नहीं हो पाएगा, उससे लाभ क्या होगा? नुकसान ही होगा। ठीक है, तो पाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो पाल वंश था इसका जो समय है वो 750 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 750 से शुरू होता है और 850 तक चलता है। मतलब पूरा 100 वर्ष का शासन है। कितने वर्ष का? 100 ईयर्स का पूरा रूल है इनका, पाल शासकों का। और इस वंश का जो संस्थापक हुआ उसका नाम था गोपाल। क्या नाम था? उसका नाम था गोपाल। ये सभी हिंदू राजा हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन है ये सभी? हिंदू राजा हैं, हिंदू किंग्स हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखें। कहते हैं गोपाल ने अपनी जो राजधानी बनाई थी, जो कैपिटल बनाई थी, वो बनाई थी मुंगेर, और मुंगेर पड़ता है बिहार में। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अब कहते हैं कि ये बताइए गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जो गोपाल हुआ उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? सक्सेसर कौन हुआ? इनका उत्तराधिकारी हुआ था धर्मपाल। कौन हुआ था? धर्मपाल। और धर्मपाल का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ था देवपाल। देखो क्या दोनों मिल गए हमें? तो आप कहोगे जी बिल्कुल मिल गए सर, धर्मपाल भी मिल गया और देवपाल भी मिल गया। अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय कौन सा भैया मेरे? विक्रमशिला, सुना होगा आप लोगों ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा बिहार में स्थापित किया गया था। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है देवपाल ने औदंतीपुर, क्या शब्द मैंने बोला? देवपाल ने औदंतीपुर का जो मुख्यालय मुख्य कह सकते हो मुख्य बौद्ध मठ था, औदंतीपुर, औदंतीपुर
का जो बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ, इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण करवाया था? बोलो मेरे प्यारे साथियों, इतना मुद्दा क्लियर की नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दें, इतना मुद्दा क्लियर है या नो? सभी लोग बताएं, ठीक है। हाँ, अब आपके मन में एक प्रश्न और हो रहा होगा जो बहुत तेजी से उठ रहा होगा कि सर सिंह विष्णु कौन है? तो मैं आप सभी को बता दूं, सिंह विष्णु जैसा नाम वैसा ही भयानक व्यक्ति भी है। ये स्वयं को पृथ्वी का शेर कहता था, लायन ऑफ अर्थ कहता था, लायन ऑफ अर्थ। ये स्वयं को क्या कहता था? पृथ्वी का शेर कहता था, सिंह विष्णु। दूसरी बात, ये पल्लव वंश का शासक, फाउंडर था, पल्लव वंश का फाउंडर था। इस बात को भी ध्यान रखोगे और याद रखो, यादव वंश का नहीं था बेटा, यादव वंश नहीं, पल्लव वंश बोलिएगा। अब यादव में कोई क्लासिफिकेशन हो जाति के अंदर तो मैं नहीं कह सकता, आप इसे पल्लवा कहेंगे। और पल्लवा में भी एक कांचीपुरम के थे। कांचीपुरम पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? कांचीपुरम पड़ता है तमिलनाडु में। और यही वो शासक है जिसने जिसने कहते हैं कि इसी शासक ने बेसिकली कहा गया है गुहा मंदिर था आदि वराह का। कौन सा भैया? आदि वराह का जो गुहा मंदिर था वो इन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बताओ। अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप लोग एडमिट कार्ड रिलीज हो गए? अभी नहीं हुए? आज कुछ आने वाला था ना 2 बजे के बाद, आज कुछ आने वाली थी इंफॉर्मेशन 2 बजे के बाद की। आ जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आ जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से एलोरा एवं या और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था? एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए पल्लव वंश, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चोल और ऑप्शन डी पाल। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो बात आती है एलोरा और एलिफेंटा के गुहा मंदिर हैं कहाँ पर, गुफा मंदिर हैं कहाँ पर? तो एलोरा कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता होगा, एलोरा और अजंता औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बोलो यस और नो। एक चीज तो यहां से निकल आई। अब इन्हें बनवाया किसने था? इन्हें निर्मित करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा इन्हें निर्मित करवाया गया था। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, जो एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिर हैं, इनमें 3 चीजों को के बारे में बताया गया है। पहले बौद्धों के बारे में जिक्र मिलता है, दूसरा जिक्र हिंदुओं का मिलता है, और तीसरा जो है वो जैन का मिलता है। मतलब इन 3 संप्रदायों से संबंधित हैं ये टेम्पल्स। मुद्दा क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो यस और नो। अब बात आती है कि सर हमें ये बता दीजिए, पल्लव वंश का संस्थापक तो आपने बता दिया सिंह विष्णु था, सर इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी कांचीपुरम थी। क्या थी इसकी राजधानी? कांचीपुरम इसकी राजधानी हुआ करती थी। अब अगर मैं बात करूं चोल, किसकी बात करूं बेटा? चोल की या चोला की? तो चोला जो हुए, जो चोला वंश हुआ, चोला वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था विजयालय, विजयालया। चोला वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयालया। 850 ईसा सॉरी एडी की बात है, नॉट बीसी, इट्स एडी। ठीक है, 850 ईस्वी की बात है यहाँ की। अब अगर मैं आप सभी से कहूं तो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी तंजौर। क्या बनाई थी? वो बनाई थी तंजौर। इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी लोग याद भी
रखिएगा। देखो सब कुछ इतना आसान नहीं होता एग्जाम में कि सब कुछ आसान आएगा, इस बात को भी ध्यान रखिए ऑल इंडिया वाले भैया, ठीक है। और विजयालय ने एक टाइटल भी लिया था, एक उपाधि भी ली थी, जिस उपाधि का नाम था नर केसरी। क्या नाम था बेटा? नर केसरी की उपाधि ली थी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस बात को आप याद रखें। अब बात आती है कि सर चोला भी हो गया, पल्लवा भी, और पाल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए साउथ इंडियन नेम है और साउथ इंडियन हिस्ट्री से सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, कौन संस्थापक था, क्या इनकी राजधानी थी, बस इतने इजी क्वेश्चन बनेंगे, आप सोच भी नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप कह दो सर राष्ट्रकूटों के बारे में बता दीजिए, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था दंतिदुर्ग। क्या नाम था? दंतिदुर्ग। और इसकी जो राजधानी थी मेरे प्यारे साथियों, वो थी मान्यखेड़। मान्यखेड़ इसकी राजधानी थी, या आप कह सकते हो इसका कैपिटल था, जो कहाँ था? जो सोलापुर के आसपास पड़ता है, मतलब साउथ इंडिया में था ये भी, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है निम्नलिखित में से कर्ण वंश का संस्थापक कौन हुआ? एक हमारे भारत में या भारतीय इतिहास में कर्ण वंश हुआ है, जिसका संस्थापक कौन हुआ? आप लोगों ने शुंग वंश सुना होगा। शुंग वंश का संस्थापक मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग के बाद में एक वंश आता है जो शुंग वंश है, उस वंश के बाद आता है कर्ण वंश। और कर्ण वंश का जो संस्थापक है वो कोई और नहीं, वो वसुदेव है। क्या नाम है उसका? वसुदेव है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप याद भी रखिएगा। इतना मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बताओ। अब अगर हम बात करें तो इस वंश का संस्थापक कौन हो गया? वसुदेव हो गया। अब आपके मन में एक बात होगी कि वसुदेव इज द फाउंडर ऑफ व्हाट बेटा? कर्ण वंश या कर्ण डायनेस्टी। तो सर कर्ण वंश कितने समय तक रहा? इसका जो ड्यूरेशन था वो काफी कम था, लगभग 45 वर्षों तक ही ये रहा था। मतलब पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन था डायनेस्टी का, कर्ण डायनेस्टी का या कर्ण वंश का, वो 45 वर्षों का था, जिसमें कुल मिला के 4 शासक आए। कौन कौन? वसुदेव, दूसरा आया भूमिमित्र, तीसरा आया नारायण मित्र, और चौथा आया सुशर्मा। और देखिएगा समझिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। जो सुशर्मा था, सुशर्मा इज द लास्ट, सुशर्मा इज द लास्ट रूलर ऑफ व्हाट बेटा? कर्ण डायनेस्टी। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ। और सुशर्मा जो था, जो सुशर्मा था, इसको क्या कर दिया गया समझिएगा जरा, इसकी हत्या कर दी सिमुक ने। ये जो बैठा है सिमुक डी नंबर पे, और इसने एक नए वंश को जन्म दे दिया। वो वंश कहलाया सातवाहन वंश। क्या कहलाया? सातवाहन वंश। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुशर्मा का जो सेनापति था वो शिमुक था। शिमुक ने इनकी हत्या कर दी। देखे कि ढीले ढाले व्यक्ति हैं, कुछ खास कर नहीं पाएंगे, तो इनकी इन्होंने हत्या कर दी और एक नया वंश स्थापित कर लिया। अब मैं आपको बताऊं, सुनिएगा बड़े गौर से। मगध पर लगातार सीक्वेंस में 3 ब्राह्मण वंश आए थे, और तीनों ब्राह्मण वंश बड़े खतरनाक किस्म के लोग थे, और सब मारपीट के एक दूसरे को आए भैया। पहला शुंग वंश, ये भी ब्राह्मण वंश था। ये पहला ब्राह्मण वंश है मगध पर। दूसरा जो मगध पर ब्राह्मण वंश है उसका नाम है कर्ण वंश। और तीसरा जो ब्राह्मण वंश है मगध पर, उसका नाम है सातवाहन। ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, क्योंकि देखो योगी जी की सरकार है, पता चला यही आ गया कि बताइए मगध पर पहला कौन सा ब्राह्मण वंश था, तो पता चला आपका 32 गुल मीटर चालू, तो कैसे काम चलेगा। अब देखो सातवाहनों ने क्या किया, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई प्रतिष्ठान। कहां बनाई थी इन्होंने अपनी राजधानी? प्रतिष्ठान को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान स्थिति में औरंगाबाद अपनी महाराष्ट्र में पड़ती है। कहां पड़ता है बेटा? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहते हैं ये वो शासक हैं जिन शासकों ने
कई प्रकार के सिक्के चलवाए थे, जैसे दे इशू द सिल्वर कॉइन्स, दे इशू द कॉपर कॉइन्स, दे इशू द कॉइन विच आर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से बने हुए सिक्के भी थे। इन्होंने तब हद कर दी कि इन्होंने शीशे के सिक्के जारी कर दिए, शीशे के सिक्के जारी कर दिए। अब आप सोचिए, ठीक है, और साथ ही साथ में प्रोटीन के सिक्के जारी किए। प्रोटीन ना लिख देना, इट्स अ प्रोटीन, लुक लाइक मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी के सिक्के, है ना। तो इन्होंने कई प्रकार के सिक्के इशू किए थे। दे इशू अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स विच आर मेड अप ऑफ सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आल्सो लेड कॉइन्स एंड प्रोटीन कॉइन्स। अब कहते हैं इन्होंने एक काम और किया। वो काम क्या है कि इन्होंने ब्राह्मणों को जो भूमि होती है, पहले आपने देखा होगा दान दी जाती थी, पहले बड़े बड़े लोग होते थे, क्षत्रिय लोग, तो दान में ब्राह्मणों को भूमि दे देते थे, 4 गांव तुम्हारे, जाओ ऐश करो, मुद्दा खत्म। तो इस प्रकार से जो भूमि दान दी जा रही थी, भूमि दान, ये सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही स्टार्ट किया था, सातवाहन शासकों ने। ठीक है, दूसरा सुनिएगा, सातवाहनों की जो भाषा थी, इनकी जो भाषा थी वो भाषा प्राकृत थी, और जो लिपि थी, जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। इनकी लैंग्वेज कैसी थी? प्राकृत थी, और जो लिपि, जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी थी। और कहते हैं इनका जो समाज था, इनका जो समाज था, इनकी जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी मेरे प्यारे बच्चों? मात्र सत्तात्मक। मतलब कहने का, माता की आज्ञा मानी जाती थी और पिताजी की आज्ञा नहीं मानी जाती थी। ठीक, आप ऐसे भी कह सकते हो, या इसे ऐसे भी कह सकते हो कि इनका समाज महिला प्रधान समाज था। ऐसा था बेटा, महिला समाज प्रधान था। अगर मान लीजिए लखनऊ वाली महिला होती तो कैसा होता? बोलो जल्दी से। महिला प्रधान समाज, तो पता चला मार मार के पुरुषों को एकदम लाल पीला नीला कर दिया होता, क्यों भाई, है ना। चलो अच्छा। देखो कितने सारे लोग अपना कष्ट बता रहे हैं। कष्ट मत बताओ भाई। चलो, ये देख लो, एक कह रहा है आप मायावती जी की बात कर रहे हो क्या? अरे भैया, मैं मायावती और मुलायम सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। बताओ, अब आप इतने अनजान हो तो कैसे काम चलेगा? मायावती किसको ने मारा है यार? देखो भाई, निम्नलिखित में से कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? जल्दी से बताइए। मथुरा, पेशावर, राजस्थान, कोलकाता। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कनिष्क की 2 कैपिटल्स थी। कनिष्क की 2 कैपिटल थी। पहली कैपिटल इसकी थी पेशावर, और आप एग्जैक्ट पेशावर भी मत कहिए, पेशावर तो पड़ता था, जगह थी पुरुषपुर, पुरुषपुर पेशावर। और अगर मैं दूसरी बात कहूं तो दूसरा स्थल था मथुरा। कौन सा था? मथुरा। बात क्लियर? जल्दी से बताएं। मथुरा। अगर मैं मथुरा की बात करूं आप सभी प्यारे दोस्तों से, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मथुरा तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सभी लोग जानते हैं। तो दूसरी कैपिटल इसने मथुरा को बनाया था, और मथुरा से ही 2 तरीके की स्कल्पचर बहुत फेमस हुई, एक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और एक मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। कौन कौन सी? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और दूसरी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ये वो दो क्या है? जल्दी से बताओ। ये वो 2 फेमस स्कल्पचर थे जो यहाँ पे बहुत फेमस हुए, और इनका गोल्डन टाइम आया था।
कौन सा टाइम आया था? गोल्डन टाइम आया था इनका, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब कहते हैं कि कनिष्क के बातों को थोड़ा समझ भी लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, ये 78 में गद्दी पर बैठा था, वैसे ही इसने शक संवत, शक संवत का मतलब होता है शक एरा, शक एरा लॉन्च कर दी, जो आज भी भारत सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज की जाती है कैलेंडर बनाने में। क्या बनाने में? कैलेंडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अब कहते हैं कि कनिष्क के दरबार में एक विद्वान रहते थे जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, जिनका नाम था चरक। क्या नाम था? चरक। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। क्या नाम था भैया? चरक संहिता एक दूसरी बुक थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनके दरबार में हालांकि रहने वाले विद्वानों की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं इनके दरबार में अश्वघोष भी थे। अश्वघोष, और अश्वघोष वही हैं जिन्होंने बुद्ध चरित को लिखा था, और बुद्ध चरित वही है जो बौद्धों का रामायण है। बोलो हाँ या ना? इन्हीं के दरबार में थे वशुमित्र, वशुमित्र जी, जो चौथी बौद्ध संगीति के चेयरमैन थे। जल्दी से बताओ हाँ या ना? और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाविभास सूत्र। क्या नाम था? महाविभास सूत्र। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, कल आप लोग क्लास में थे, यूट्यूब में जो हुई थी 2 घंटे की, संडे को कल क्लास हुई थी ना मेरी, 1 बजे से 3 बजे तक। कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। मैं आपको बता देता हूं, ये वो टेलीग्राम है जिससे आप लोग जुड़ जाइए। आपको जब भी क्लास होगी तब आपको इस पे लिंक 5 से 10 मिनट पहले आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभिषेक तिवारी, क्या कहना है तिवारी जी? बताइए बताइए। अच्छा, हम थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहे सर हम थे, बहुत बढ़िया। देखिए, जो था वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं था वो भी अच्छी बात है। उसका लिंक अगर इससे आप जुड़ जाएंगे इस वाले से, ठीक है, तो वो लिंक ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप उसे वो कर सकते हैं। ठीक है, 1 बजे से था। ठीक है, हाँ, 1 से 3 थी मेरी क्लास। हाँ एग्जैक्टली। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली बात करेंगे। एक पॉइंट इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद भी है। आप लोगों ने नागार्जुन शब्द सुना होगा। नागार्जुन एक व्यक्ति थे जिनका दूसरा नाम नागसेन था। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, बौद्ध धर्म के बहुत बड़े फॉलोअर थे, बहुत बड़े अनुयायी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में बताया गया है, जो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हैं ना, सापेक्षता का सिद्धांत, E इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर, तो ये सिद्धांत इसी पुस्तक में नागार्जुन ने पहली शताब्दी में बताया था, और आइंस्टीन ने इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 17th सेंचुरी में बताया। तो बताओ फिर पहले किसने बताया, नागार्जुन ने या आइंस्टीन ने? तो नागार्जुन ने बताया। इसी वजह से नागार्जुन या नागसेन, वॉट एवर यू से, को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, या कुछ पुस्तकें इन्हें प्राचीन आइंस्टीन कहती हैं। बात समझ में आई कि नहीं बताओ, सभी लोग बता दें। सुनील कुमार जी, बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। लो, भारत का आइंस्टीन, आगे क्वेश्चन भी मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आंसर मिल गया सभी को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आप जान गए। अब मैं आपको यहाँ पर 2 बातें और बता दूं जिससे आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे।
एग्जाम में अगर आएगा तो तुरंत बता देंगे कैसे क्या। एक व्यक्ति था मिनाइंडर। मिनाइंडर सुना है नाम कभी? मिनाइंडर जो व्यक्ति है ये इंडो ग्रीक है जो भारत आए, और इनके मिनाइंडर और नागार्जुन के बीच में, मिनाइंडर और नागार्जुन के बीच में एक वार्तालाप हुआ था जो बौद्ध धर्म पर हुआ था। किस धर्म पर हुआ था? बौद्ध धर्म पर हुआ था। उस वार्तालाप के ऊपर एक बहुत ही बेहतर ग्रंथ बना, उसमें इनकी वार्तालाप को भी बताया गया है। मिलिंद पन्हो। कौन सा? मिलिंद पन्हो। तो एक क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से मिलिंद पन्हो में क्या है, तो आप बताएंगे नागार्जुन और मिनाइंडर के बीच बौद्ध धर्म पर हुई वार्तालाप। मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताओ सभी लोग, इतनी बात क्लियर हुई सभी को? अब मिनाइंडर कौन थे? हमने आपको बताया ये इंडो ग्रीक शासक हैं। इंडो ग्रीक, जिन्हें आप हिंद यूनानी कहते थे। क्या कहते थे? हिंद यूनानी कहते थे। मिनाइंडर ने, अब एक बात और सुन लो, मिनाइंडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। मुद्दा क्लियर? जल्दी से बताओ सभी को, ठीक है? अब आप मुझे बता दो कौन सी थी, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है? आपको मैं दिखा दे रहा हूं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मेरी चाय ऑलरेडी ठंडी हो गई है। सभी ने नोट कर लिया? ये बताइए जल्दी से। हाँ बेटा, मिलिंद पन्हो पुस्तक है। अब भैया काजी जी, आपका जो प्रश्न था वो आपको दिखा दे रहा हूं। यही था क्या? देखो जल्दी से, यही प्रश्न था। जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। दूसरी क्लास भी शायद आप ही के यहाँ लगी है 6:15 बजे से, तो उसे भी ज्वाइन करेंगे अभी। दूसरी क्लास आप ही के यहाँ पर है ना? यूपी ट्रिपल एस सी बूस्टर में ही तो है। नहीं देखना ना, शेड्यूल मैंने ही गलत देख लिया हो। हम्म मेरी ही तो है दूसरी क्लास, फिजिक्स लिखा होगा, फिजिक्स की जगह अपडेट हुआ है इसमें। चलिए मैं कंफर्मेशन करके देखता हूँ एक बार। चलिए जैसा भी होगा पता चल जाएगा, होगा तो अभी मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, ठीक है? लिख लिया भैया? थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है।